जो परिस्थिति है अभी पूरे देश में, लखीमपुर में जो घटना घटी है, तो एक नए आंदोलन, एक नई शुरुआत, एक नए मतलब तेवर की जरूरत है। बहुत गंभीरता से सोचना होगा। और हमारे साथी उदय अभी जुड़े हुए हैं, घनश्याम भी अभी कई जगह से यात्रा करके लौटे हैं। तो मैं पहले उदय जी से यह रखूंगा कि उदय जी आज अपनी बात शुरुआत करें पूरे एक इस संदर्भ को जो अभी वर्तमान स्थिति है, और बिहार के लोगों को आंदोलन के जो साथी हैं, फिर से उनकी बात, मिलन जुलन की बात हो रही है, एक नए सिरे से एक नई शुरुआत की योजना बन रही है, और ये एक अनिवार्यता है, एक चुनौती भी है। तो उदय जी से बात शुरू करते हैं। उदय जी। बिहार में किसान आंदोलन की जो स्थिति है, तो बहुत सारे जो एक्टिविस्ट ग्रुप हैं, पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं, वो सक्रिय हैं ज्यादातर। और जब भी राष्ट्रीय स्तर पर कोई कॉल दिया जाता है तो वो लोग शहरों में या छोटे छोटे कस्बों में कार्यक्रम आदि करते हैं। किसानों का अलग से कोई संगठन उस तरह से सक्रिय नहीं है। पहले भी किसानों का अलग से कोई संगठन बिहार में पहले नहीं था। जैसे राकेश टिकैत का, यानी उनके पिताजी का जो बनाया हुआ संगठन था, शरद जोशी का था संगठन किसानों का, तो कुछ स्वतंत्र किसान संगठन इस तरह के पहले से जो सक्रिय थे। ये अलग बात है कि उनकी विचारधारा थोड़ी अलग थी, कैश क्रॉप वाले किसानों को वो लीड करते थे। लेकिन बिहार में अलग से किसान संगठन पहले से भी नहीं थे। जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं, विशेष करके वामपंथी दल, उनके किसान संगठन, किसान विंग अलग से हुआ करते थे, और वही अभी ज्यादा सक्रिय है। जो आम किसान है वो उस तरह से सक्रिय नहीं है। लेकिन गांव घर में जाने के बाद जो हम लोग गांव में जब घूमे, तो खेती किसानी की परेशानी को लोग बयान करते हैं, बताते हैं कि किस तरह से घाटे की खेती हो रही है, जितना खेती में खर्च हो रहा है उतना पैसा नहीं मिल रहा है, और जो कीमत मिलनी चाहिए, जो एमएसपी कहा जा रहा है, तो एमएसपी पर तो बिकता ही नहीं है। और बिहार में मंडी बहुत पहले से बंद कर दिया गया है, 2006 से। लेकिन मंडी जिस समय था, उस समय भी किसान मंडी में अनाज लेकर के उस तरह से नहीं आते थे ज्यादा। और अभी पैक्स के माध्यम से विशेष करके धान की खरीद होती है, दूसरी फसल की तो खरीद उस तरह से होती नहीं है। तो एक कारण ये भी है कि एमएसपी पर किसानों के धान की खरीद होती नहीं थी पहले भी। तो यहाँ के किसानों को, बिहार के किसानों को उस तरह से कुछ खोने का जो आक्रोश होना चाहिए वो नहीं है कि मेरा कुछ खो रहा है, मेरा एमएसपी खत्म हो रहा है। ऐसे भी वो 1100-1200 रुपये क्विंटल में जिस समय धान उपजता है उसमें बेच देते हैं, और एक फिक्स समय होता है, उसी समय धान की 2-3 महीने खरीद होती है। सालों भर धान पैक्स खरीदता नहीं है। गेहूं की खरीद की घोषणा सरकार ने की है, लेकिन वो भी ठीक से वो खरीदा नहीं गया। मकई का तो खरीद करता ही नहीं है सरकार पैक्स के माध्यम से। तो ये बात, लेकिन किसानों में आक्रोश है। और विशेष करके खेती किसानी में जो आजीविका है, जो लोग उससे जुड़े हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि भाई ये खेती किसानी खत्म हो रहा है, और इसको छोड़ छोड़ करके लोग पलायन कर रहे हैं, शहर की ओर जा रहे हैं। और शहर में उस तरह से तो मान सम्मान है नहीं। और जो छोटे किसान हैं, तो बिहार में तो ज्यादातर छोटे किसान ही हैं। और वैसे तो मैंने लोग कह रहे हैं कि 86%, 90% ये छोटे जोत के किसान हैं। तो उनके पास सरप्लस अनाज भी बहुत कम ही बचता है।
थोड़ा बहुत जो बचता है खा पी के, तो उसी को वो बेचते हैं। तो लगता है कि गांव में कोई व्यापारी आया, पिकअप भान लेके आता है, 1100-1200 में जितना में खरीदा वो दे देते हैं। और पैक्स में अलग तरह का भ्रष्टाचार है, वो अलग बात है। लेकिन किसान गुस्से में है, किसान नाराज है, किसान दुख में है। लेकिन हर किसान घर से वापस आ जाएगा, घर से बाहर निकल जाएगा आंदोलन के लिए, ये स्थिति अभी नहीं बनी है। लेकिन अगर ये जो प्रयास किया जा रहा है, तो ज्यादातर जो प्रयास हो रहा है वो किसानों के बीच में कम हो रहा है। जो एक्टिविस्ट ग्रुप हैं उन्हीं के बीच में बातचीत होती है कि कैसे कोऑर्डिनेशन बनाया जाए, कैसे लड़ा जाए, क्या रणनीति बनाई जाए। गांव में बहुत कम ग्रुप है जो जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा संकट है। और गांव में जब जाकर के बातचीत होती है तो वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। हम लोग बीहपुर के बगल में नवादा बाजार है, वहां पर गए थे एक स्कूल में। पहले जब शुरू शुरू में गए तो कोई व्यक्ति नहीं था, और ला करके गांव वाले ने ही बड़ा सा जो स्पीकर है वो लगा दिया, माइक लगा दिया। और देखते ही देखते करीब करीब 200 से ज्यादा किसान लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। और जो लोगों में, और उन लोगों ने भाग लिया, वो संवाद की तरह जो है, वो बातचीत की तरह जो है, लोगों ने भाग लिया और अपनी स्थिति बताई। अब बहुत लोग बोलते हैं कि बिहार में लोग, किसान जो है, एमएसपी को नहीं समझ रहे हैं। तो एमएसपी को उस टर्म में नहीं समझे, लेकिन ये लोग भली भांति समझ रहे हैं कि हमको उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, बहुत कम कीमत पर हमको बेचना पड़ रहा है अनाज। ये बात यहाँ के किसान समझ रहे हैं। तो और खेती में जो बहुत तरह के संकट हैं वो हैं। बिहार में अगर हम लोग किसानों की बात करेंगे तो जो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र है, जो जमीन है, जमीन की बनावट है। अब जैसे चौर की जमीन है, तो चौर के जमीन में अलग तरह की खेती होती है, वहाँ अलग तरह की समस्या है। दियारे में अलग तरह की खेती होती है, अलग अलग तरह की वहाँ की बनावट है, अलग तरह का फसल है। तो ये जो समतल भूमि में जिसको कहते हैं हम लोग, जो धान की खेती वाला इलाका है, धन खेती का, तो जहाँ धान की खेती होती है वो इलाका, 3 तरह के फसल होते हैं वो। फिर जो टाल क्षेत्र या चौर कहते हैं जिसमें पानी आता है वो। और फिर ये जो दियारा है। तो इस तरह से ये 3 तरह के जो जमीन का इलाका है, 3 तरह के जो किसान है, 3 तरह की जो खेती किसानी करते हैं। तो इनके मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ना होगा। फिलहाल जो किसान आंदोलन है, ये आंदोलन नहीं भी होता तो भी गांव और खेती किसानी की जो हालत है, आज न कल इस पर सवाल उठाना ही पड़ता। और अभी ज्यादा एकाएक यहाँ पर बिहार में किसान आंदोलन आ गया, तो आंदोलन जब आ गया तो समर्थन करना और उसके साथ चलना, यही किसान आंदोलन का भी एक काम रह गया है बिहार में। लेकिन इसके पहले जो अवेयरनेस का काम होना चाहिए था, चेतना निर्माण का, जागरूकता का, ये जो अभियान चलाने का काम होना चाहिए था, वो काम बिहार में किसानों के बीच में उस तरह से हुआ नहीं है। और आंदोलन खड़ा करने के पहले तो ये चेतना और जागरूकता का काम जरूरी है। अब सीधे हम चाहेंगे कि लोग किसान आंदोलन में उतर जाएं, तो ये स्थिति अभी उस तरह से बनी नहीं है। तो हमको लगता है कि खेती किसानी बचाने, गांव बचाने, और एक जो आर्थिक नीति है खेती किसानी आधारित, गांव गांव आधारित जो आर्थिक नीति है, इसका जो सवाल है, इस सवाल को भी लोग कर रहे हैं। अभी हम लोग गए थे जो सोभानपुर में
तो अब किसान के बेटे के बारे में लोग कह रहे हैं कि किसान का बेटा पढ़ नहीं पाएगा, इसलिए कि उसकी उतनी आमदनी होती नहीं है कि वो कैसे पढ़ेगा। उसी तरह से जो स्वास्थ्य का सवाल है, तो और जिसका कि स्वास्थ्य का निजीकरण जिस तरह से हुआ है, जिस तरह से शिक्षा का निजीकरण हुआ है, तो कहने का मतलब कि ये जो गांव घर में रहने वाले किसान हैं, मजदूर हैं, उसकी भी ये समस्या है। जैसे हम कहते हैं कि उसको एमएसपी मिल जाए, थोड़ा सा पैसा उसके हाथ में आ जाए, तो पैसे का खर्च वो जहां करेंगे, तो खर्च करेंगे शिक्षा में, स्वास्थ्य में, तो वो खर्च बचना चाहिए। वो खर्च जब तक बचेगा नहीं तो उसके हाथ का पैसा बढ़ेगा कैसे, उसकी जो प्रति व्यक्ति आमदनी है या जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ेगा कैसे। तो इसके लिए जरूरी है कि एक साथ शिक्षा स्वास्थ्य का भी वो सवाल उठा रहे हैं जो गांव के लोग, हमको लगता है कि उसको भी उठाने की जरूरत है। तो उदय जी ने एक बिहार के संदर्भ में किसान आंदोलन की बात रखी, उसकी समस्याओं के बारे में भी रखा, लेकिन किसान आंदोलन के जो क्रिटिक हैं वो कहते हैं कि बिहार, पंजाब के किसान बिहार से गेहूं खरीद कर ले जाते हैं और वहां एमएसपी के दाम में बेचते हैं, और कहा कि जीएसटी सब इसका प्रमाण है। इन सारी चीजें के बारे में बहुत सारी अफवाह फैलाई जा रही है। घनश्याम जी अपने अनुभवों और अभी उन्होंने जो अध्ययन किया अभी जाकर, वो इस पर घनश्याम जी अपनी बात इसी इसी वार्ता को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद आशुतोष जी। अभी जो बात उदय जी ने कही है उसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। जहां तक बिहार के किसानों की बात है, तो जो कुछ भी मुझे देखने को मिला, बोधगया से लेकर के पटना में कुछ साथियों से मुलाकात हुई, फिर भागलपुर में, फिर सुभानपुर में, बांका जिले में, तो इससे बहुत साफ साफ लगा कि किसानों में एक तरह से असंतोष है और किसान भीतर से तो आंदोलित हैं, लेकिन आंदोलन कोई आकार नहीं ले रहा है। इसलिए वो लोग कभी जो है उस तरह से सामने नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन एक गुस्सा तो मन में है, और गुस्सा यह है कि दो तरह का गुस्सा है। एक यह कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, दूसरा यह कि खेती किसानी जो है वह बाजार के हाथ में पूरी तरह से सौंप दिया गया है। इस कारण से किसान जो है अब मैंने घाटे की खेती का सामना करना पड़ रहा है। बोधगया में जो बातें हुई वहां के साथियों से, जो बोधगया आंदोलन के साथी लोग जुटे थे, तो बोधगया आंदोलन के साथियों ने भी यह बात रखी कि अगर जो जो बात इस बात को लेकर के अभी किसान आंदोलन चल रहा है, तो उसमें से जो माने काला कानून है, खेती किसानी को लेकर के जो काला कानून बना है वह भी, और जो एमएसपी का सवाल है वह भी महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर बिहार में किसानों को संगठित करना है और उनके साथ साथ जो यहाँ के छोटे किसान हैं उनको संगठित करना है, जो मजदूर भी हैं, तो निश्चित तौर पर हमें लगता है कि छोटे किसानों का सवाल और जो भूमिहीन किसान हैं या मजदूर हैं उनके सवाल को भी जोड़ना पड़ेगा। और इस बात को लेकर के काफी चर्चा हुई, बोधगया में भी काफी लोगों से चर्चा हुई, पटना में भी कई लोगों से चर्चा हुई, उसके बाद भागलपुर में मित्रों से चर्चा हुई, और फिर जो है सुभानपुर में चर्चा हुई। तो चारों जगह जो है साफ साफ कहा कि अगर हम छोटे किसानों के सवाल को उठा सकें और इस आंदोलन से उसको जोड़ सकें, तो बिहार में किसानों का आंदोलन खड़ा हो सकता है। उसमें से दो तीन बातें बहुत साफ तौर पे है कि अभी भी छोटे किसानों के पास कई चीजें हैं, जैसे जो भूमिहीन मजदूर हैं या जो मैंने खेती किसानी में जो मैंने शरीक होते रहते हैं, योगदान करते रहते हैं, वैसे लोगों का जो सबसे बड़ा सवाल है वो पर्चा का सवाल है, वासगिद का सवाल है और दखल का सवाल है। और जिसको जमीन मिल भी गई है उस पर दखल नहीं है, उस पर आज भी जो है सामंतों का कब्जा है या बड़े किसानों का, बड़े मैंने जो किसान है उनका कब्जा है। तो ऐसी स्थिति में जो भूमिहीन किसान हैं या मजदूर हैं उनके लिए जमीन के सवाल को, मैंने उनके सम्मानजनक जीविका के लिए और रहने के लिए, आवास के लिए जमीन की व्यवस्था अगर कराई जाए, उसकी मांग हम लोग उठाएं, तो निश्चित तौर पर बिहार में छोटे किसान और खेतीहर मजदूर और किसान वो एक साथ आ सकते हैं। तो इसके लिए लोगों ने कहा कि बिहार सरकार में
3 डिसमिल जमीन देने की बात तो हुई है, लेकिन अभी तक कुछ ही इलाकों में मिली है, अधिकांश इलाकों में नहीं मिली है। लेकिन जो वहां के आंदोलनकारी लोग रहे हैं, उन लोगों ने जो सवाल खड़ा किया है, वो सवाल ये खड़ा किया है कि 10 डिसमिल जमीन कम से कम भूमिहीन किसानों को मिले, ताकि वह जो है अपना आवास भी बना सकें और उसके साथ साथ अपने आसपास जो है बाड़ी जैसा जो होता है वह भी कर सकें, ताकि उसमें से वो सब्जियां उगा सकते हैं और अन्य जरूरी चीजें उगा सकते हैं। तो इस सवाल को भी जोड़ने की बात किसानों ने की है कई जगह पर। दूसरी बात जो साफ कल जिस पर मैंने सुभानपुर में हम लोगों की बातचीत हुई, जिसमें उदय, योगेंद्र और मनोज मित्रा तमाम लोग थे, तो किसानों से एक तरह से संवाद हुआ। संवाद का मतलब दोनों तरफ से बात हो रही थी, कुछ सवाल हो रहे थे, कुछ वो लोग सवाल कर रहे थे। तो उसमें जो हम लोगों ने देखा वो यह है कि किसान बिल्कुल ये कहते हैं कि आज की जो खेती है वह खेती एक तरह से बहुत खर्चीली खेती है। एक दूसरा जो है, जितनी उपज होती है तो उस उपज में जो भी आमदनी होती है, उस आमदनी से ज्यादा जो है बाजार हमसे चूस लेता है। तो हमें निश्चित तौर पर अब अपनी पुरानी खेती की तरफ लौटना पड़ेगा। तो पुरानी खेती की तरफ लौटने की सबसे बड़ी समस्या है यह है कि अब लोग किसानों के पास, खास करके बिहार के किसानों के पास जो पहले के बीज थे, अपने पुरखों के जो बीज थे, वो बीज अब वहां उपलब्ध नहीं है। तो वह बीज कैसे उपलब्ध होगा, यह एक बड़ी चुनौती है हम मैंने सबके सामने। तो हम लोगों ने कहा कि अगर आप लोग तैयार हैं और निश्चित तौर पर अगर परंपरागत खेती या जैविक खेती करना चाहते हैं, तो हमें लगता है कि कोई रास्ता निकल सकता है और वो जो बीज की बात है, तो बीज उपलब्ध हो सकता है। लेकिन जो जमीन खराब हो गई है, उस जमीन में अगर आप पुराने बीज लगाएंगे भी और अगर आप रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं करेंगे और आपके पास अगर पर्याप्त जो है जैविक खाद नहीं होगा, तो उपज नहीं होगी। तो इसके बारे में निश्चित तौर पर हम लोगों को मिलकर सोचना पड़ेगा कि जो किसान तैयार हैं आज की खेती, जो कथित आधुनिक खेती है, जो संकर बीज वाली खेती है, जो रासायनिक खाद से उत्पन्न वाली खेती है, उस खेती के खिलाफ अगर हम वैकल्पिक खेती या जो पहले की पुरानी खेती है उसको अगर हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर हम लोगों के सामने एक बड़ी चुनौती होगी, जो कि आंदोलन को चाहते हैं कि आंदोलन एक आकार ले, वैसे लोगों के सामने चुनौती होगी कि किस तरह से हम जो पुराने बीज हैं उन बीजों को हम किसानों को उपलब्ध कराएं। और हमें लगता है कि अगर उस दिशा में, और उसके साथ साथ जो जैविक खाद जिसको हम कहते हैं, अब हरित खाद भी हो सकता है, कंपोस्ट भी हो सकता है और बर्मी कंपोस्ट भी हो सकता है। इन तीनों को मिलाकर के अगर हम खेती की प्रक्रिया की शुरुआत फिर से नए ढंग से करें, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर किसान जो है आज की जो कथित आधुनिक खेती है उससे उबर करके उस खेती की तरफ जा सकता है, और यह अपने आप में एक बड़ा आंदोलन होगा। अगर हम कॉर्पोरेट को रोकना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर कॉर्पोरेट को रोकने के लिए हमें मंडी को बचाने की तो बात है, लेकिन उसके साथ साथ जो बात है वो यह है कि किस तरह से हम अपने खेतों से, अपने खलिहान से हम किस तरह से कॉर्पोरेट को जो है सो कॉर्पोरेट को भगा सकते हैं। और इसके लिए जरूरी है कि बाजार पर हमारी निर्भरता घटे, बाजार की जो खेती किसानी है और जो जहरीली खेती है उस पर हमारी निर्भरता बढ़े, क्योंकि किसान अब समझने लगे हैं कि इससे न सिर्फ हमारी माने क्या बोलते हैं जमीन की सेहत खराब होती है, बल्कि इस उपज से हमारा जो स्वास्थ्य भी खराब होता है, जानवरों का स्वास्थ्य भी खराब होता है और नदियां भी प्रदूषित होती हैं। तो एक तरह से किसानों में इस तरह की चेतना आई है, लेकिन यह बात सच है कि उसमें उसको इस तरह से जो भी लोगों के मन में गुस्सा है, वो गुस्सा तो है, लेकिन उस गुस्सा को कोई आकार नहीं मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर अगर उस गुस्सा को कोई आकार दे, हम अगर इन सवालों को लेकर के जाएं, जिसमें कि सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आवास और आवास के साथ साथ जो 10 डिसमिल जमीन है वो छोटे किसान या भूमिहीन किसानों को मिले, जो बासगीत पर्चा है उसके साथ साथ उसका कब्जा भी मिले, और उसके साथ साथ जो है आज की खेती किसानी है उसके विकल्प में जो हमारे पुरखों की खेती किसानी थी उस दिशा में अगर हम पहल करें, तो पानी भी बचाया जा सकता है, खेत भी बचाया जा सकता है, लोगों का सेहत भी बचाया जा सकता है, और बाजार से हम मुक्त हो सकते हैं, और निश्चित तौर पर एक सम्मानजनक जिंदगी किसान जीने के लिए आगे आ सकते हैं। तो ऐसा मुझे लग रहा है, और मैंने देखा, जो भी सुना साथियों को, मैंने जो भी किसानों से सुना, साथियों से सुना, बोधगया भूमि मुक्ति आंदोलन के लोगों से सुना,
दलितों के बीच काम करने वाली संस्थाओं और उनके कार्यकर्ताओं से सुना, तो सबके मन में अपेक्षा है कि जो किसान आंदोलन हो रहा है आज, उसको निश्चित तौर पर आकार देना चाहिए। लेकिन बिहार में अगर हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं या झारखंड में इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो झारखंड की जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, उसको इस आंदोलन से जोड़ करके आगे ले जाना पड़ेगा। तभी यहाँ हम किसान आंदोलन को खड़ा कर सकते हैं और दिशा में हम पहल कर सकते हैं। अभी मुझे इतना कहना है, सवाल कुछ होगा तो बात करेंगे। धन्यवाद। राजा राम जी शायद जुड़ चुके हैं। हाँ, राजा राम जी आ गए हैं, तो अब राजा राम जी से हम लोग ने इस बात पूर्व निर्धारित जो वक्तव्य था उनका तो उनसे निवेदन कीजिए। ठीक है। राजा राम जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी जी। तो हम लोग बहुत ही तत्परता से आपका इंतजार कर रहे थे। आपका जो वक्तव्य है किसान आंदोलन को लेकर, बिहार में जो किसान आंदोलन का जो संदर्भ है, इस पर अपने अनुभव और अपने विचार रखें राजा राम जी। हाँ, तो अभी तो आवाज कट गई है। आवाज कट गई। हाँ, कुछ कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो, उसमें शामिल होने लगे तो देख नहीं पाए। अच्छा, मैं तो बस था कि आज जुड़ जाऊं, एक अफर्मेशन हो जाए कि मैं जुड़ रहा हूँ। अच्छा अच्छा। और तो आज जुड़ गया और सुना अभी साथी को, तो उसमें मतलब बस बहुत संक्षेप में दो चार बातें। किसान आंदोलन मान लीजिए कि इस जगह पर आकर के खड़ा हुआ। पहले तो मान लीजिए कि एक तरफ गवर्नमेंट्स के स्टेप्स देखते चलिए, धीरे धीरे करके देश भर में हर सरकार लगभग, और मोदी जी के आने के बाद और तेजी से भूमि सुधारों से उन्होंने कदम पीछे खींच लिया। जो एक जमाने में बात थी कि भाई जो सरप्लस लैंड है, गर्मजरुआ जमीन है, जंगल की जमीन है, वेस्टेड लैंड है, तो ऐसी जमीनें गरीब भूमिहीनों को दी जाएंगी। उन जमीनों को उन्हें देने से दो बात हो रही थी। एक तरफ तो मान लीजिए कि जमीन खेती के लायक बची रह रही थी, जमीन दूसरे मद में डाइवर्ट नहीं हो रही थी। अगर आवास भी बन रहा था तो कच्चा आवास था, तो वो जमीन मतलब मिट्टी, बालू, पानी, जमीन बची हुई थी। लेकिन अब जब आप बड़े पैमाने पर दूसरे हिस्सों में उसको डाइवर्ट कर रहे हैं, तो वो जमीन खेती की तो नहीं बची रह पा रही। तो एक बड़ा पॉलिसी मतलब कहिए कि लैकुना अब लैंड बैंक पर आ गए उसको लेकर के। लेकिन अब भी देश में इसकी जरूरत है कि गरीबों को ऐसी जमीनें मिले, दी जाए। जैसे झारखंड में बगल में अभी मैं गया था, कल तक तो झारखंड में ही था, तो वहाँ हमने देखा कि रघुवर जी के शासन के समय में मतलब जो जीएम लैंड हैं, उन जीएम लैंड को पर जो बसे हुए हैं उनको हटाने की बात, फॉरेस्ट लैंड पर बसे हुए लोगों को हटाने की बात, उनका रसीद नहीं कटेगा, वहां पर कोई ग्रामीण विकास का काम नहीं होगा, इस तरह की बात। तो बल्कि अभी हम लोगों ने ये मांग उठाई कि ये जो हेमंत जी की सरकार आई है तो उस गलती को करेक्ट करे। और एक बहस उठा, जो त्रिपुरा भी मैं घूम रहा था, झारखंड भी घुमा, या जितने भी इस तरह से पहाड़ी जंगल बहुल वाले इलाके हैं, पहाड़ हैं तो नदियां भी होंगी, तो वहां तो 80% जमीन ऐसी ही होगी, जंगल की जमीन होगी, नदी के कटान किया छोड़ी हुई जमीन होगी, तो ऐसी ही जमीनें होंगी, गर्मजरुआ जमीनें होंगी। तो इसका मतलब कि बाकी तो पूरी आबादी तब अवैध है, अवैध जगह पर रहती है। तो पॉलिसी डिसीजन में जो एक समय मान लीजिए कि 5th शेड्यूल के स्टेट हमने बनाए, झारखंड में टीएस बना, तो
उसमें जो बेसिक बातें क्या थी, बेसिक लॉजिक क्या था, तो आज जितनी भी आबादी बढ़ जाए, लेकिन वो जो इंडिजिनियस आबादी है उसके हितों की सुरक्षा का सवाल तो बचा हुआ है आज भी, बल्कि और ज्यादा ये प्रमुख हुआ है। तो एक तो ये बात हम कहना चाहते हैं जमीन वाले से संबंधित। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस पर लड़ाइयाँ चली और उसी के दबाव में 13 का वो LARR कानून बना। तो उसके पहले भट्टा परसौल, नंदीग्राम, सिंगूर, ये तमाम घटनाएं घटी, किसानों की बड़ी लड़ाइयाँ चली। उसके बाद कहिए कि फिर बड़का गांव, हजारीबाग में गोला, इनमें गोली चालन की घटनाएं घटी। बिहार में नवीनगर और कई जगह भूमि अधिग्रहण के खिलाफ लड़ाइयाँ चली। तो एक हद तक सरकारों को पीछे किसान आंदोलन ढकेल पाया। मोदी जी ही उसमें भी एक परिवर्तन करना चाहते थे कि जो 2013 के कानून में किसानों को मिल पाया था उसको भी अध्यादेश के जरिए उलट देना चाहते थे। 3 बार अध्यादेश जारी किया, चौथी बार वो नहीं ला पाए किसान आंदोलन के दबाव में। लेकिन अब जब और आगे बढ़ करके इन 3 कृषि कानूनों के जरिए जो फंडामेंटल डिमांड्स थे किसानों के, उनको तो नहीं माना, लेकिन उसके बदले में और जो खेती अगर घाटे की है तो भाई घाटा में आप क्यों रहिएगा, कॉर्पोरेट को खेती दे दीजिए। ये तो कोई विकल्प नहीं हुआ, ये उनसे खेती छीन लेने की बात हुई, फसल पर कब्जा कर लेने की बात हुई। और इसीलिए इसको कहा भी गया कि भाई कॉर्पोरेट टेक ओवर ऑफ एग्रीकल्चर ये है। संकट है, संकट मान लीजिए कि खेती में कई कारणों से है, और FCI भी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि एकदम आइडियल ढंग से चल रहा है। पूरा वो जो PDS का सिस्टम है वो बहुत ठीक ढंग से चल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसको खत्म किया जाए, उसको कमियों को दुरुस्त किया जाए, ठीक किया जाए। तो वो पूरा सिस्टम, कम से कम 60-70 करोड़ लोग तो आपसे वेतन नहीं लेते हैं, कमाते हैं, खाते हैं और दूसरों के लिए भी सरप्लस अनाज का उत्पादन करते हैं, और उसको छीन करके आप कॉर्पोरेट को देना चाहते हैं। जो कॉर्पोरेट संकट के समय में इकोनॉमी को नहीं संभाल सका, अपनी ग्रिड को उस दौर में भी वो बरकरार रखा। 2008 के आर्थिक मंदी के समय भी एक बैठक बुलाई थी वित्त मंत्री के रूप में प्रणब मुखर्जी ने, और उन्होंने बड़े पूंजीपति घरानों से कहा था कि भाई आप थोड़ा अपना रेट ऑफ प्रॉफिट कम करिए क्योंकि आर्थिक मंदी है। उन्होंने मना कर दिया कि यह नहीं हो सकता है। और ठीक वही अभी कोरोना के पूरे दौर में हम देख रहे हैं कि जहाँ बड़े पैमाने पर बेकारी, भूखमरी, बेगानापन छाया रहा, लेकिन इसी दौर में हम देख रहे हैं कि अडानी की प्रॉपर्टी 261% बढ़ रही है, 5-5 बिलियनियर पैदा हो रहे हैं 12 महीने में। तो मतलब पूरा जो पॉलिसी का डायरेक्शन, हेलो 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 हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ आवाज आ रही है, हाँ बोलिए। बीच में कट गया था इसलिए।